चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें मेटल्स नॉन मेटल्स में? सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। मेटल्स आप सबने पढ़ा है क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, सोनोरस, मेलिएबल, डक्टाइल, इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरस हो गया बेटा। और मेटल्स आपके हार्ड, सोनोरस, मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है, और डक्टाइल थिन वायर्स में। दैट्स व्हाई मेटल्स कहां यूज किए जाते हैं? इसका एग्जांपल, मेलिएबल का एग्जांपल फॉइल्स हम बनाते हैं, आयरन शीट्स बनाते हैं हम, ठीक है। डक्टाइल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनकी वायर्स टाइप लाइक मतलब गोल्ड की चेन जो हम बनाते हैं, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लस्ट्रस। लस्ट्रस आपके क्या होते हैं? चमकते हैं ये, क्लियर। सो दैट्स व्हाई सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम हम कहां यूज करते हैं? ऑर्नामेंट्स में, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, मरकरी का भी बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है बेटा। नाउ हाँ देखो, और जनरली किस में होते हैं? सॉलिड्स में होते हैं। लिक्विड वाला कौन है आपका ऐसा मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है? मरकरी, क्लियर। सो एक्सेप्शन। और ऐसे मेटल्स जो इजीली नाइफ से कट हो सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। और इनको मेटल को हम एक स्पेशल नाम भी देते हैं, दैट इज एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं हम इन्हें? एल्कली मीन्स होता है वाटर सॉल्युबल बेस। ऐसे मेटल्स जो वाटर सॉल्युबल बेस बनाएंगे उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्लियर। याद रहेगा, एल्कली ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एल्कली भी पूछा जा सकता है आपसे कभी, ठीक है। नाउ नॉन मेटल्स, अब नाम में क्लियर है, मेटल का अपोजिट नॉन, जो ये सारी प्रॉपर्टी शो नहीं करता हो। तो ना ही वो हार्ड होते हैं, ना ही सोनोरस होते हैं। सोनोरस मींस प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड, ठीक है। लस्ट्रस क्लियर हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अब इसके अपोजिट सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है, इजीली ब्रेकअप हो जाते हैं वो। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल, डक्टाइल नहीं होते हैं, क्लियर। नॉन लस्ट्रस, बट एक एक्सेप्शन है जो लस्ट्रस होता है नॉन मेटल में। नहीं, डायमंड कभी भी मत लिख देना, आयोडीन। आयोडीन जो लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस नॉन मेटल। और ऐसा नॉन मेटल जो हार्ड होता है, डायमंड। ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है, नॉन मेटल जनरली सॉलिड या गैस में होते हैं, ठीक है, बट एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो किसमें है? लिक्विड स्टेट में, क्लियर। नॉन मेटल आपके तीनों स्टेट्स में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट मेटल गैसेस में नहीं हो सकता, सॉलिड में। और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी एक एक्सेप्शन बेटा मेटल्स में, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, गैलियम और सीजियम। इनको आप हाथ पे रखोगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, यानी इनका जस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर है, ठीक है। आया समझ में? वैसे ही लिक्विड स्टेट में नहीं होते, बट हाथ पे रखने पे मेल्ट हो जाएंगे, क्लियर, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम है। क्लियर हो गया मेटल नॉन मेटल के बीच में फिजिकल डिफरेंस। बट हम फिजिकल डिफरेंस के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसलिए हम फर्दर और क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और कोई चीज बेटा बता देना अगर कुछ मिस हो रहा हो तो, ठीक है। एल्कली मेटल, कार्बन को बता दिया, कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स आप सबने पढ़े इवन चैप्टर 4 में भी, ग्रेफाइट और डायमंड। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट का, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस आपको अलग से ध्यान रखने, पूछे जा सकते हैं एक्सेप्शन में ही बेटा, क्लियर। अलग से इन पे नॉर्मल 1 मार्कर क्वेश्चन आपका बन सकता है। नाउ अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं।
नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज वन बाय वन, मेटल्स और नॉन मेटल्स की और डिस्टिंग्विश करते हुए। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब पहली है मेटल्स की, मेटल विद ऑक्सीजन। तो मेटल विद ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड। क्लियर? अभी हम सिंपली M+O2 डिनोट कर रहे हैं अभी से, ठीक है? कोई भी मेटल आपका हो सकता है उसके अकॉर्डिंग मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फॉर्मूला आपको मैंने कल भी बताया था लास्ट टाइम, क्या कि वैलेंसीज के अकॉर्डिंग बनेगा। अब सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है? तो Na2O बनेगा, ठीक है? ऑक्सीजन की वैलेंसी क्योंकि 2 है। क्लियर? अब यही चीज अगर मैग्नीशियम के साथ बनेगा तो MgO बनेगा। क्लियर? क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 है। आया समझ में? तो इसके अकॉर्डिंग आपकी ये वैलेंसीज रहेगी। सेकंड आपका मेटल विद वाटर। अब इसमें आप कई चीज देखोगे, मेटल विद वाटर। ऑक्सीजन वाले केस में कुछ मेटल्स क्विकली रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ और कुछ बहुत देर में रिएक्ट करेंगे। तो वो क्या डिपेंडेंट करती है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, कि कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन से मेटल कम रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो फ्लुएंटली रिएक्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। क्लियर? इवन फायर भी कैच कर सकते हैं, इतने वायलेंटली रिएक्शन भी हो सकती है। जैसे सोडियम, सोडियम पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब वाटर के साथ, वाटर या ऑक्सीजन दोनों के साथ ही रिएक्ट करोगे तो वो फायर कैच कर लेंगे। क्लियर? तो इसलिए हम उन्हें कहां रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में। ये पूछा जा सकता है बेटा, सोडियम और पोटेशियम आर केप्ट इन कैरोसिन ऑयल। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव एंड दे कैन कैच फायर विद रिएक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है? इसलिए वाटर में भी हम नहीं रख रहे हैं। क्लियर? ऐसे ही कैल्शियम, कैल्शियम का एग्जांपल आपको दिया हुआ है। कैल्शियम को जब हम वाटर में डालते हैं तो बबल्स फॉर्म होने लगते हैं और वो फ्लोट करते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस आपकी वहां पे निकलेगी वाटर के साथ। अब ये आ रहे मेटल विद वाटर में, मेटल विद वाटर क्या फॉर्म करेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब ये जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो वो कैल्शियम को सरफेस तक ले आएगी, इसलिए वहां पे बबल्स आपको बनते हुए दिखेंगे। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों इवन, मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल विद वाटर। आया समझ में? क्योंकि हीट रिलीज हो रही है इनमें। बट लेस रिएक्टिव मेटल होंगे तो वो बहुत स्लोली रिएक्ट करेंगे। अब आयरन का केस हो गया, जैसे आयरन बहुत स्लोली रिएक्ट करता है वाटर से, ठीक है? तो उनके लिए क्या होगा? मेटल विद वाटर में 3 कंडीशन है। एक तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो गया, एक हॉट वाटर और एक स्टीम के साथ। ठीक है? तो मेटल विद स्टीम, ठीक है? अब ये चीज ध्यान से देखो, हॉट वाटर हो या कोल्ड वाटर हो, दोनों में आपकी रिएक्शन यही फॉर्म होगी, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर स्टीम के साथ आपका मेटल रिएक्ट हो रहा है तो क्या फॉर्म करेगा? H2O यहां पे आपका गैसियस फॉर्म में हो गया, तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा प्लस हाइड्रोजन आपकी लिबरेट होगी। क्लियर? आई चीज समझ में? अगर मेटल वाटर के साथ लिक्विड स्टेट में रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि वाटर के साथ ही कर रहा है बट इन गैसियस स्टेट, तब आपका मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है? अब कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे? आपके रिएक्टिविटी सीरीज क्या क्या है? पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, टिन आपका Sn और लेड आपका Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। क्लियर? ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरी याद करनी है, ऊपर से नीचे, और ये लेस रिएक्टिव मेटल होते जा रहे हैं। क्लियर? तो यहां तक आपके मैग्नीशियम तक इवन ये इजीली आपके हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएंगे। क्लियर? नाउ मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम ऑनवर्ड ये स्टीम के साथ रिएक्ट होंगे। मैग्नीशियम इवन दोनों के साथ कर सकता है, वाटर के साथ लिक्विड स्टेट में भी या स्टीम में भी। तो जो जिस फॉर्म में करेगा उसके अकॉर्डिंग वो आपका कंपाउंड बनेगा। अगर लिक्विड स्टेट में, देखो सिंपल सा एक लाइन बीच में बना दी कि अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, वाटर अगर स्टीम फॉर्म में तो मेटल ऑक्साइड बनेगा वहां पे आपका। क्लियर? याद रहेगा ये अच्छी तरह?
नाउ इसके बाद जो है यहां तक टिल क्लियर, ये आपके स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, फर्दर यहीं तक ही होते हैं। आयरन और एल्यूमिनियम जनरली आपके रिएक्ट होते हैं स्टीम के साथ। क्लियर, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड हम बोल सकते हैं उसे। क्लियर, और इसके बाद वो रिएक्ट नहीं होंगे यहां पे बेटा, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज हम यूज करते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर, नाउ अब तीसरी रिएक्शन आपकी फर्दर मेटल्स में, मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। ये हम चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड में क्या होता है, हाँ नाउ मेटल्स विद एसिड, तो मेटल एसिड में क्या होते हैं, H प्लस आयंस। ठीक है, जैसे H2SO4 ले लिया सपोज हमने, तो मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देगा। अब कौन से मेटल डिस्प्लेस कर पाएंगे हाइड्रोजन आयन को, जो हाइड्रोजन से ऊपर है। क्लियर, जो भी हाइड्रोजन आयन से ऊपर है हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो जाएगी आपका MsO4, यानी कि बेसिकली कोई भी जो भी मेटल सॉल्ट, यानी एसिड में जो भी आपका यहां पर होगा, HCl है तो MCl बन जाएगा, HNO3 है तो MnO3 बन गया, मेटल के साथ नाइट्रेट का फॉर्मूला। क्लियर, फॉर एग्जांपल आयरन ले लिया सपोज, Fe प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, FeSO4। ठीक है, दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो इसलिए FeSO4 बना। आया समझ में? क्लियर, बाहर नहीं देखना है, यहीं देखना है। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ मेटल विद एसिड। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी आता है फर्दर, कि अगर मेटल को हमने क्या कर दिया, किसके साथ रिएक्ट करवाया, सॉल्ट नहीं बेटा, बीसी में, इसी में फर्दर देखो, अगर मेटल को हमने HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो MnO3 तो बन रहा है, प्लस साथ में आपका जो हाइड्रोजन है उसकी जगह H2O फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन का मैंने बताया भी था टेस्ट कल भी, क्या था, पॉप साउंड। हाइड्रोजन रिलीज होगी, बबल्स फॉर्म करेंगे, वो बबल बस्ट होंगे आपके विदा पॉप साउंड। क्लियर, बट अगर HNO3 हम कर रहे हैं तो आपका यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, H2O इंस्टेड ऑफ H2। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाटर में, क्यों, बिकॉज HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका ये। बट इसमें एक और एक्सेप्शन क्या था, अगर आपका ये जो मेटल है, अगर वो मेटल मैंगनीज या मैग्नीशियम हो, तो आपका वापस क्या बनेगा, H2। ठीक है, मेटल नाइट्रेट मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट बना प्लस H2, यानी इस टाइम पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा जब मैंगनीज या मैग्नीशियम हो। क्लियर हुआ, तीनों पॉइंट ध्यान से। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। HNO3 हो जाए अगर आपका एसिड, तो वो मेटल सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। क्लियर, अगर उसकी जगह क्या हो जाए, मेटल में मैग्नीज या मैग्नीशियम हो जाए तो H2 ही फॉर्म करेगा, उस टाइम पे H2O नहीं होगा फॉर्म आपका। क्लियर, तीनों पॉइंट। नाउ रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बताई थी, फोर्थ आपका इसी के बेसिस पे रिएक्टिविटी सीरीज के, मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, बट कब, जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो उसके लिए आपको क्या करनी जरूरी है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज अच्छी तरह याद रखनी है। जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, बट आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये आपको वहां पे ध्यान से सोचना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। कई बार नो रिएक्शन भी हो सकता है सॉल्यूशन, क्योंकि अगर वो कम रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन अकर। क्लियर, अगर कर रहा है तो फिर वो रिएक्शन आपको लिखनी है प्रॉपर। डन। नाउ अब इसकी जगह पे मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे बताओ, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, मेटलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर। और एक और चीज, जनरली मेटलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक इन नेचर होता है, बट दो आपके ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और
जिंक ऑक्साइड। ये दोनों क्या हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जो ऑक्साइड आपका एसिडिक बिहेवियर एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्लियर? तो ये दोनों आपके जो मेटलिक ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे। बट और बाकी जो हैं जनरली वो मेटलिक ऑक्साइड्स आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड या तो एसिडिक होंगे नेचर में या न्यूट्रल होंगे। क्लियर? याद रहेगा अब ये दो चीज, डिफरेंस बिटवीन मेटल विद ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, मेटल भी ऑक्साइड बना रहे थे, नॉन मेटलिक भी ऑक्साइड बनाएंगे, बट उनका जो नेचर होगा वहां पे डिफरेंस है आपका। क्लियर? नाउ नॉन मेटल्स विद वाटर डू नॉट रिएक्ट। नॉन मेटल आपके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देन नॉन मेटल रिएक्ट विद थर्ड क्या था हमारा? एसिड्स। बताओ, नॉन मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे और एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो यहां पे क्लियर आपका डिफरेंस आ गया बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्टिव रिएक्शंस में। क्लियर? फोर्थ वाले में मेटल को अदर मेटल सॉल्यूशन डिस्प्लेस कर रहा था, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, वैसे ही नॉन मेटल करेगा। जो नॉन मेटल की भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है फर्दर आपकी आगे चल के पढ़ोगे। क्लियर? तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल होंगे वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर पाएंगे। क्लियर? नाउ हो गए चारों रिएक्शन, ये इन चारों के अलावा कोई नहीं है ना। देन रिएक्टिविटी सीरीज होगी डिस्प्लेस। डिस्कस हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। कर रहा हूं इसे रेज, देखो अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड्स कैसे बन सकते हैं वो हमें पढ़ना है। आयोनिक मेटल्स हमने जब स्टार्ट किया था, बेसिकली मेटल्स का बेसिकली मीनिंग क्या है? देखो आप सबने वैलेंसीज पढ़ी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी हुई हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं जनरली? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और इनके ऊपर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज आता है, और इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। कोई भी आप अपने आप लेके चेक भी कर सकते हो। सोडियम जैसे आपका मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। कन्फिग्रेशन कैसे बनाते हैं हम? पहले में 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 आएंगे, और अब कितने बच गए? 1। तो 1 तीसरे में आ गए। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किस बेसिस पे करता है? उसे या तो अपना लास्ट वाला शेल पूरा फुल करना होता है या फिर उसे खत्म करना होता है। तो अगर इसको खत्म कर दे ये एक लूज करके, क्लियर, तो इसके 2 शेल पूरे फुलफिल्ड है। क्लियर? तो इसलिए ये क्या करेगा? लूज करेगा और चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर? Na+। अब अगर आपसे ये पूछा जाए इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या आंसर आएगा? 10। Na+ के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। और प्रोटॉन्स कितने इसके अंदर? 11। लूज तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन किया ना, प्रोटॉन नहीं किया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आया क्यों? इसलिए आया, देखो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका सम क्या बन गया? 1 प्रोटॉन बच गया। 1 प्रोटॉन वही हमारा चार्ज में दिख रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 287। क्लियर? तो इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए ताकि फुलफिल हो जाए। देखो 2 कंडीशन, या तो ये लूज करे। अब लूज इसे 7 करने पड़ेंगे अगर खत्म करना है ये, ठीक है, और भरना है तो एक और चाहिए इसे। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया इसके पास, तो वो चार्ज दिखेगा आपको उस पर। आया समझ में? कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्लियर?
नाउ अब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे होते हैं, अब इन्हीं की बात कर लेते हैं। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास प्लस चार्ज है एक, और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यानी सोडियम के पास अगर हम बात करें आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया, तो Na प्लस बन गया और Cl नेगेटिव बन गया, और फाइनली इनसे कंपाउंड क्या बन गया हमारा, NaCl। अब इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, कंपाउंड पे कभी भी चार्ज नहीं होता बेटा, कंपाउंड न्यूट्रल होता है आपका ऑलवेज। क्लियर? सो NaCl आपका बन गया। आया समझ में? मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और आपस में अब ये जो बॉन्ड बनाया, देखो पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं हम, कैटायन, और नेगेटिव आयन को अनायन। क्लियर? आयंस किसे बोलते हैं, कोई भी चार्ज स्पीशीज होती है उसको हम आयंस बोलते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है। क्लियर? अब आयन से जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, फॉर्म बॉन्ड फॉर्म विद द एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? जब एक एटम से दूसरे एटम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, उससे जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं बेटा। क्लियर? ऐसे ही हम और भी अगर एग्जांपल लें, सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाते हैं। चलो, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला सबको पता ही है, बट अब बनेगा कैसे देखो। मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, अब 2 क्लोरीन चाहिए, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं इसको, तो एक क्लोरीन एक से ज्यादा नहीं ले सकता, तो 2 क्लोरीन आ गए वहां पे। क्लियर? तो 2 क्लोरीन को इसने दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो Mg2+ बना यहां पे आपका, और Cl नेगेटिव बना बट इन 2 बना। क्लियर? या 2 क्लोरीन आप यहां दिखा दो बेसिकली। क्लियर? अब इन दोनों कंबाइंड करके फॉर्मूला बना आपका MgCl2। क्लियर? पॉजिटिव आयन हमेशा आगे होगा नेम में, नेगेटिव आयन पीछे होगा। क्लियर? इसी तरह आप किसी का भी बना सकते हो, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स, जो आपके आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे आयंस एक्सचेंज होके, यानी जिसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर? एक्सचेंज ऑफ या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया ये सारा? इस पे आपका कोई भी फॉर्मेशन पूछा जा सकता है बेटा। अब ऐसे जो कंपाउंड्स बनते हैं आयनिक बॉन्ड से, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स फॉर्म विद आयनिक बॉन्ड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। एग्जांपल NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड हो ही गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बट उसमें ध्यान क्या रखना, एक मेटल और एक नॉन मेटल आपका इन्वॉल्व होना चाहिए, या एक पॉजिटिव आयन या एक नेगेटिव आयन। पॉलीएटॉमिक आयंस के भी हो सकते हैं। क्लियर? उनमें भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव थे, ठीक है, तो वो भी बना सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर? प्रॉपर्टीज क्या होगी अब आयनिक कंपाउंड्स की, अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो इनकी जो बॉन्डिंग फोर्स होगी बेटा वो ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स होगी। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज ध्यान से बेटा, पहला फिजिकल नेचर, हार्ड होंगे, सॉलिड होंगे, फिजिकल नेचर सॉलिड होगा इनका। क्लियर? हार्ड होंगे क्योंकि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। क्लियर? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया। सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबल होंगे ये, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होंगे आपके। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं उसमें। ठीक है, मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आपकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका अब इसमें अकरेंस ऑफ मेटल्स। चलो करते हैं उसको भी, हाँ चलो भी करेंगे ना, अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स आपके बहुत सारे कहां कहां से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट, अकरेंस ऑफ मेटल्स।
नाउ आपका मेटल्स आपको पता है जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड। तो कहां से मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट से ही। तो अर्थ क्रस्ट में ही आपके मोस्टली मेटल्स मिलते हैं। क्लियर। तो अब मेटल तीन टाइप से हम यहां पे डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स और लो रिएक्टिव मेटल्स। तो जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो तो हमें किस स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट में। लो रिएक्टिव मेटल्स या तो फ्री स्टेट में मिलेंगे हमें, या फिर सल्फाइड ओर्स में मिल सकते हैं। ठीक है, या तो फ्री स्टेट में मिलेंगे या फिर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, और इनमें सिंपली हमें हीट करना है, हीट करेंगे उससे हमें अपना जो मेटल है वो मिल जाएगा। क्लियर। नाउ अब पहले ओर्स के बारे में समझो, ओर्स और मिनरल्स क्या हैं। ओर्स, अब हमने बोला अर्थ क्रस्ट में मेटल्स हैं, तो हम कोई भी अर्थ निकाले, मतलब कोई भी रॉक निकाले तो क्या उसके अंदर मेटल होगा, मेटल होगा कि नहीं होगा, होगा, बट इतने ज्यादा परसेंटेज में नहीं होगा। क्लियर। तो ओर्स क्या है, मिनरल्स और ओर्स में क्या फर्क है, मिनरल्स से पहले तो देखो जिसमें आपका मेटल मिलेगा वो मिनरल है। अगर हम उससे प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो और बन जाएगा। आया समझ में। तो ऑल मिनरल्स आर, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सारे ओर्स आपके मिनरल्स हैं, बट सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते। इसलिए हम ये नहीं कि कहीं भी खुदाई कर दे और मेटल निकल जाए। क्लियर। अब मान लो तुमने अर्थ को खोदा, मिल गया आयरन उसमें, बट वो आयरन निकालने में, प्योरीफाई करवाने में आपको सपोज 500 का पड़ रहा है, और मार्केट में 50 रुपीज का मिलता है आयरन 1 kg या जो भी। ठीक है, उससे सस्ता मिल रहा है, तो फिर क्या आप डक करना चाहोगे, नहीं। उसमें मेहनत भी तो लग रही है ना, टाइम भी लग रहा है, उसकी तो कॉस्ट ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो वो डायरेक्टली आप वहां से परचेज कर सकते हो। क्लियर। तो सारे मिनरल्स को ओर्स हम नहीं कह सकते, बट सारे ओर्स हमारे मिनरल से ही बनेंगे। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा क्वांटिटी में आपका मेटल होता है वहां पर हम खुदाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेटल्स वहां से ऑब्टेन करते हैं। हाँ, गैंग्यू के पीछे पड़े हो, गैंग्यू भी आते हैं। अब ओर्स हमने डिसाइड कर लिया कि अब ये ओर्स है, अब इनसे हमें मेटल ऑब्टेन करना है। तो अब ओर्स जब आप ऑब्टेन करोगे तो उसके अंदर बहुत सारी अर्थ पार्टिकल्स भी लगे होंगे, इंप्योरिटीज होंगी बहुत सारी, मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कुछ इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, अर्थी पार्टिकल, रॉकी पार्टिकल्स कुछ हो सकते हैं। तो उनको हम क्या करेंगे, पहले हमें उन्हें हटाना है। तो उन्हें हम डायरेक्ट भी हटा सकते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग से। क्लियर। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग से हम रिमूव कर सकते हैं, और उन टाइप की इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, गैंग्यू। एक वर्ड दे दिया, दैट इज गैंग्यू। जो अनवांटेड इंप्योरिटीज है आपकी उसकी में, तो उनको हमने गैंग्यू बोल दिया। क्लियर, याद रहेगा गैंग्यू। और क्लियर हो गया, मिनरल्स। नाउ अब गैंग्यू रिमूव करके अब हमें जो परसेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड ओर, यानी ओर की हमने कंसंट्रेशन क्या कर ली, बढ़ा ली। क्लियर। अभी सपोज आपके पास 10 kg आयरन था, उसमें 100 kg का पूरा रॉक था, 10 kg आयरन है। अब पूरी रॉक की परसेंटेज कम हो गई, मतलब पूरी रॉक 80 किलो की बची, अब उसमें 10 किलो है आयरन, तो परसेंटेज ऑफ आयरन उसमें ज्यादा हो गया ना। आई बात समझ में। पहले आपके पास देखो 100 kg में 10 kg था आयरन। ठीक है, ये रॉक का साइज बता रहा हूं मैं। अब रॉक में आपने गैंग्यू रिमूव कर दी तो 80 kg हो गया। अब उसमें 10 kg तो आयरन ही है ना, क्योंकि आयरन थोड़ी ना निकाला आपने अभी। क्लियर। तो अब इसमें 10% था, अब इसमें अगर 10 80 का देखोगे परसेंटेज तो वो 12-13 अराउंड आ जाएगा, यानी परसेंटेज ऑफ आयरन क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। और आपने किया क्या, कुछ नहीं किया, इंप्योरिटीज अलग की है सिर्फ अभी। क्लियर। अब इस 80 kg से भी 10 kg कैसे ऑब्टेन करना है वो हमें रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है उसके अकॉर्डिंग। अब पहले हमने मेटल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3 पार्ट्स में, कौन कौन से, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। अब हाई रिएक्टिव मेटल्स जो है वो हमें जनरली किस फॉर्म में मिलेंगे, क्लोराइड या फिर ऑक्साइड फॉर्म में। जैसे कि सोडियम क्लोराइड बन जाता है आपका, या सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड। अब इनको सिर्फ एक ही चीज है आपके पास, क्या करना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है ना,
रिड्यूस करवाना है इनको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से जब हम पास करवाएंगे तो आपको एक एनोड पे और दूसरा कैथोड पे मिल जाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हम इसको करा सकते हैं। नाउ सेकंड आपका जो मीडियम रिएक्टिविटी वाला है वो दो टाइप से फर्दर, या तो वो कार्बोनेट और में मिलेगा या सल्फाइड और में मिलेगा। ठीक है, अब कार्बोनेट और में मिलेगा तो हम उसे क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। अगर कार्बोनेट और में है तो कैल्सिनेशन करेंगे। अब कैल्सिनेशन का मतलब क्या है? जिसमें हम क्या कर रहे हैं? कार्बोनेट और को हीट कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम उसे हीट करवा रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्साइड्स में, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। सेम ऐसे ही सल्फाइड और में हम क्या करवाएंगे? रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब ठीक है, रोस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? सल्फाइड और को हीट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। अब आप सब पूछोगे, देखो मेन पॉइंट की याद कैसे रखा जाए इन चीजों को? इन द एब्सेंस और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोनेट का आप सबको फॉर्मूला पता है, CO3। ठीक है, तो कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन है। सल्फाइड और का क्या होता है? नॉर्मली S, यानी जो भी आपका फॉर्मूला होगा HgS या और भी जो आपके सल्फाइड ओर्स बनेंगे, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी इस और में ही ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है उसे। इसमें ऑक्सीजन थी इसलिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करवाना है, और दोनों ही किस में कन्वर्ट हो गए? मेटल ऑक्साइड्स में। अब यहां से हम क्या करेंगे? रिडक्शन प्रोसेस। क्या करेंगे? रिडक्शन प्रोसेस। अब रिडक्शन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? उसके दो तरीके, क्या क्या? या तो कार्बन का यूज करेंगे हम। क्लियर? कार्बन का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि कार्बन क्या होता है आपका? कार्बन ऑक्सीजन को की तरफ ज्यादा एफिनिटी है कार्बन की देन मेटल्स, तो कार्बन ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे आपका मेटल प्योरीफाई हो जाएगा। आया समझ में? मेटल से आपकी ऑक्सीजन छूट जाएगी। क्लियर? दूसरा तरीका वही, कार्बन की प्योर फॉर्म को हम कोक बोलते हैं बेटा, कार्बन की प्योर फॉर्म को कोक बोलते हैं। नाउ दूसरा प्रोसेस क्या है? या तो कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल से उसे रिएक्ट करवा दो तो वो डिस्प्लेस कर देगा उस मेटल को, लाइक एल्यूमिनियम से, या और आपके जो सोडियम मैग्नीशियम है उनसे करवा दिया हमने, सोडियम पोटेशियम से, तो वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेंगे। क्लियर? तो ऐसे हम रिडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। अब रिडक्शन प्रोसेस करने के बाद हमें मेटल मिला, अब उसे हमें क्या करना है? प्योरीफाई। तो प्योरीफाई के लिए कौन सी प्रोसेस हम यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कॉपर का मैं आपको एक बताता हूं, कॉपर में आपको क्या करना है? दो रॉड्स लेनी है, ये इनके बीच में सर्किट कनेक्ट करना है। क्लियर? एक को क्या बोलेंगे? कैथोड, और एक को एनोड। कैसे? जो पॉजिटिव पॉजिटिव पे है उसको कैथोड, पॉजिटिव एनोड होता है बेटा, नेगेटिव कैथोड। क्लियर? यहां पे हम
तो गई फिर वीडियो। हमने तो देख लिया था। ये देखिए